हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे MPCHO CRPF ESIC नोट सेट के रिगार्डिंग कुछ MCQs को, और उसके रिगार्डिंग स्पेशल जो क्लासेस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। और अभी तक हमने डिस्कस कर लिए है इसके 7 सेशन, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका 8वां सेशन। और 8वें सेशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिलायबल क्वेश्चन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलने को देखने को मिलेंगे। तो उनको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और इन MCQ सेशंस का बेनिफिट ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी 8वें सेशन को। और इसके रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ दी अपन OBC के जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के अपने 8वें सेशन को। और उससे पहले हमने 7 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं, नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसको इजीली देख सकेंगे। और आज अपन मोस्टली OBC के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन यही कहूँगा, बार बार यही कह रहा हूँ, लाइक और शेयर करिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ऐसे MCQ सेशन को मिल सके, ताकि आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाला है, उनके रिगार्डिंग उनको काफ़ी बेनिफिट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ ही पहला क्वेश्चन आपका है, एक गर्भवती महिला को एंटीनेटल पीरियड में कम से कम कितने एंटीनेटल चेकअप करवाने चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीटेड है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो एंटीनेटल पीरियड में है, तो उसको कम से कम कितने चेकअप्स करवाने होंगे। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। और जैसा कि हर सेशन में आपसे कहता हूँ, क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड्स का टाइम आपको मिलेगा, उसके बाद आपको राइट आंसर देना है, उसके बाद उसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ की है या इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने है 6, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 5। कितने एंटीनेटल चेकअप करवाने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम कह सकते हैं। एक नॉर्मली यदि कोई कंडीशन नहीं दी है तो आपको नॉर्मली बताना होगा कितने चेकअप्स करवाने होंगे। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। जिसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। एटलीस्ट 3 चेकअप है जो कि करवाने ज़रूरी होते हैं एंटीनेटल पीरियड के अंदर। एंटीनेटल चेकअप यानी कि 3 चेकअप तो करवाने ही होंगे, ठीक है। उसके अलावा इसके रिगार्डिंग जो पॉइंट ऑफ आपको याद रखना है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, ये तो आपको नॉर्मली याद रखना है, कोई कंडीशन आपको नहीं दी है। तो यदि आपसे कहा है कि आइडियली कितने चेकअप करवाने ज़रूरी हैं, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ आइडियल एंटीनेटल विजिट की आपसे बात की है, आइडियल एंटीनेटल की विजिट की आपके बात की है कि टोटल नंबर ऑफ आइडियल एंटीनेटल विजिट की आपसे बात की है। ANC कह सकते हैं, एंटीनेटल केयर या एंटीनेटल विजिट कितने होने चाहिए आइडियली, तो आइडियली होने चाहिए 13 एंटीनेटल विजिट होते हैं नॉर्मली। अपन आइडियली यदि क्वेश्चन पूछा है कि आइडियली कितने चेकअप होने चाहिए, तो 13 चेकअप होते हैं, ठीक है। पूरे 9 मंथ जो है चेकअप कितने होंगे, 13 चेकअप होंगे। और एटलीस्ट ये तो आपको याद रखना है, यदि क्वेश्चन में पूछा है कि आइडियली ANC या आइडियली एंटीनेटल विजिट कितने होते हैं, तो वो 13 होते हैं, 13 विजिट होते हैं, ठीक है। अब वो 13 कब कब होते हैं वो भी आप जानकारी याद रखें, उसके बारे में भी आप याद रखें, पूछा जा सकता है। तो फर्स्टली जो स्टार्टिंग जो चेकअप होता है यानी मंथली विजिट करना होगा, अप टू 28 वीक तक आपको मंथली विजिट करना होगा, ठीक है, अप टू 28 वीक, ठीक है। 28 वीक तक आपको 7 विजिट हो जाएंगे, ठीक है, 7 विजिट कर लिए जाएंगे। कब तक, अप टू 28 वीक तक आपको 7 विजिट कर लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो 29 वीक्स हैं, 29 वीक से लेकर 36 वीक तक टोटल 2 वीकली चेकअप होंगे, जो कि 4 चेकअप हो जाएंगे। 2 वीकली चेकअप जो कि कितना हो जाएगा, 4 चेकअप हो जाएंगे। और 36 वीक के बाद आफ्टर 36 आप सपोज करते हैं, नॉर्मली अपन कहते हैं कि 37 वीक के बाद 37 वीक के बाद कभी भी डिलीवरी पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में इसके अंदर
एक या दो या चार चेकअप नॉर्मली अपन मान लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ दी 2 चेकअप ही हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 चेकअप होने के बाद एक्सपेक्टेड किया जाता है कि 37 वीक के बाद कभी भी डिलीवरी पॉसिबल है, कभी भी लेबर प्रोसेस हो सकती है। तो आप 2 चेकअप यहाँ से ले लिए, तो 7 चेकअप, फर्स्ट आपने 7 चेकअप जो है वो 28 वीक तक 7 चेकअप आपको करवाने हैं। उसके बाद 29 से 26 तक, 29 से 36 तक है, जो कि एटलीस्ट 4 चेकअप होंगे, एटलीस्ट 4 चेकअप होंगे। और 36 के बाद 2 चेकअप एटलीस्ट होंगे। तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 13 चेकअप हो जाते हैं। यानी आइडियली यदि चेकअप आपसे पूछा है, एएनसी के अंदर आइडियली चेकअप पूछा है तो 13 चेकअप होते हैं। और ये याद रखें, कब कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइडियली पूछा है तो 13 चेकअप होंगे, और 28 वीक्स तक पूछा है तो 7 चेकअप होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है या क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यदि अपन बात करें टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ANC या एंटीनेटल विजिट होते हैं वो कितने होते हैं WHO के अकॉर्डिंग, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो ये याद रखें। और स्पेशली CHO और CRPF के रिगार्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछे हुए भी हैं। तो याद रखें, WHO के अकॉर्डिंग जो एंटीनेटल विजिट करवाए जाते हैं वो कितने विजिट करवाए जाते हैं, तो वो आपको याद रखना है 4 विजिट किए जाते हैं। कितना विजिट? 4 विजिट। अब वो कब कब होंगे? फर्स्ट विजिट किया जाता है अप टू 16 वीक। सेकंड चेकअप करवाया जाता है 28 वीक। थर्ड चेकअप करवाया जाता है 32 वीक्स, और फोर्थ चेकअप करवाया जाता है 36 वीक। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट 16 वीक, सेकेंड 28 वीक्स, थर्ड 32 वीक्स, और फोर्थ है 36 वीक। ये अकॉर्डिंग टू WHO एंटीनेटल विजिट है। अकॉर्डिंग टू WHO कितने हैं? 4 नंबर में। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एंटीनेटल विजिट अकॉर्डिंग टू WHO कितने होते हैं, तो याद रखें 4 विजिट होते हैं। कब कब होते हैं वो मैंने बताया, 16, 28, 32 और 36। वहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो एंटीनेटल विजिट हैं वो कितने होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी 4 विजिट है। याद रखिए, WHO के अंदर अकॉर्डिंग 4 विजिट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भी 4 विजिट। ये कब कब होंगे? फर्स्ट विजिट होगा 12 वीक पर, सेकंड विजिट होगा 20 वीक पर, थर्ड विजिट होगा 32 वीक्स पर, और फोर्थ विजिट होगा 36 वीक पर। तो ये 4 चेकअप करवाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग भी यदि अपन देखें, WHO के अकॉर्डिंग भी 4 होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भी 4 होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें, आपने पढ़ी होगी 2 स्कीम, एक तो पढ़ी है JSY और एक पढ़ी है JSSY। ऐसी स्कीम आपने पढ़ी है, आई थिंक NHM के अंडर ये आपने पढ़ी है JSY और JSSY। इनके अकॉर्डिंग भी एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल विजिट पूछे जा सकते हैं। JSY मीन्स जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। JSY मीन्स जननी सुरक्षा योजना, इसमें सुरक्षा की जाती है जननी की, यानी मदर्स की बात की जा रही है। और सेकंड स्कीम है जननी शिशु सुरक्षा योजना, यानी इसमें जननी भी है और शिशु भी है, यानी इन्फेंट और मदर दोनों की सुरक्षा के लिए ये योजना है। और इनके अकॉर्डिंग भी विजिट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको याद रखना है। विजिट पूछे जा सकते हैं तो वो आपको याद रखना है। और इसके लिए सीधा सा मैं कोड वर्ड आपको बताऊं, एक छोटा सा ट्रिक आपको बताऊं, तो सीधी सी मीनिंग यही है कि जिस स्कीम के अंदर जितने वर्ड हैं उसके अंदर उतने ही चेकअप करवाए जाते हैं। ये याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आप कैसे भी याद रखें। JSY के अंडर 3 चेकअप करवाए जाते हैं, JSSY के अकॉर्डिंग 4 चेकअप करवाए जाते हैं, यानी इनके वर्ड के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। JSY के अंदर 3 चेकअप और JSSY के अंदर 4 चेकअप करवाए जाते हैं, ठीक है। बाकी वो वीकली अपन डिस्कस करेंगे ब्रीफली। नेक्स्ट जैसे कोई क्लास चलेगी तो उसके अंदर हम इसका पूरा एक सेशन लेंगे, उसके अंदर पूरा कब कब कौन कौन सा चेकअप होगा, क्या क्या केयर प्रोवाइड की जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाएगा, वो सारा कुछ अपन डिस्कस कर लेंगे। तो याद रखिए, ये सारे चेकअप है आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया एंटीनेटल चेकअप, एटलीस्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कितने होने चाहिए, तो एटलीस्ट 3 चेकअप तो होने ही चाहिए। उसके बाद
WHO के अकॉर्डिंग, सॉरी इसके बाद मैंने बताया था आइडियली चेकअप, तो आइडियली चेकअप 13 मैंने बताया। उसके बाद WHO के अकॉर्डिंग बताया, तो WHO के अकॉर्डिंग 4 चेकअप बताया। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भी 4 चेकअप है, और JSY के अकॉर्डिंग 3 चेकअप है, और JSSY के अकॉर्डिंग 4 चेकअप है। ये सारे चेकअप्स आपको याद रखना है। हर चेकअप से आपसे क्वेश्चन पुटअप हुआ है, यानी इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितने चेकअप करवाने चाहिए, कोई कंडीशन नहीं दी, तो 3 चेकअप आपको आंसर रखना है। उसके अलावा आइडियल चेकअप पूछा है तो 13 चेकअप है, WHO के अकॉर्डिंग पूछा है तो 4 चेकअप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 4 चेकअप है, JSY के अकॉर्डिंग 3 चेकअप और JSSY के अकॉर्डिंग 4 चेकअप करवाने जरूरी होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग और एंटीनेटल चेकअप के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि इनके नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है तो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने एक क्वेश्चन है, जन्म से 28 दिन तक बच्चे को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उससे लेकर जन्म के बाद और 28 दिन तक का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ऑप्शन है इन्फेंट कहेंगे, ऑप्शन बी है नियोनेट कहेंगे, ऑप्शन सी है फीटस कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी है बेबी कहेंगे। क्या कहेंगे आंसर आपको देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक आप सबको ये क्वेश्चन याद होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको याद भी रहना चाहिए। ठीक है, तो आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, न्यूनेट। न्यूनेट या फिर कह सकते हैं न्यूबॉर्न। ठीक है, क्या कह सकते हैं, न्यूबॉर्न आप कह सकते हैं। ठीक है, नियोनेट और न्यूबॉर्न। 28 दिन तक जो बेबी होता है, 28 दिन तक जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूबॉर्न या नियोनेट कहते हैं। अब इसके रिगार्डिंग भी कुछ डाटाज आपको याद रखने हैं, उनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखें बर्थ से लेकर 28 डेज। ठीक है, बर्थ से लेकर 28 डेज तक जो बेबी होता है, जो चाइल्ड होता है, जो भी बर्थ के बाद जो भी बेबी हुआ है उसको 28 डेज तक क्या कहेंगे, नियोनेट कहेंगे या फिर न्यूबॉर्न कहेंगे। क्या कहेंगे, नियोनेट या फिर न्यूबॉर्न कहेंगे। कब तक, जन्म से लेकर उसके 28 दिन तक उसको क्या कहेंगे, न्यूबॉर्न कहेंगे या नियोनेट कहेंगे। अब इसके अंदर भी 2 कंडीशन होती हैं, एक तो अर्ली न्यूबॉर्न या अर्ली नियोनेट, दूसरा लेट न्यूबॉर्न या लेट नियोनेट। यानी 27 यानी कि बर्थ से लेकर 7 दिन तक का बच्चा है, बर्थ से लेकर 7 दिन तक का बच्चा है तो उसको अर्ली नियोनेट कहेंगे, और 8 दिन से 28 दिन तक का बच्चा है तो उसको लेट नियोनेट कहेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो ये बात की अपन नियोनेट और न्यूबॉर्न के रिगार्डिंग। अब आगे अपन बात करते हैं और दूसरा क्या हो सकता है। देखिए 28 डेज से लेकर 1 ईयर का यदि बच्चा है तो उसको क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा हुआ है कि 28 डेज से लेकर यानी न्यूबॉर्न के बाद जो कौन सी कंडीशन आती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखें न्यूबॉर्न के बाद इन्फेंसी स्टेज आती है। कौन सी, इन्फेंट स्टेज आती है। कौन सी आती है, इन्फेंट स्टेज आती है। कितना, 28 दिन से लेकर 1 ईयर तक का जो चाइल्ड होता है, जो 28 दिन से लेकर 1 ईयर तक जो बच्चा होता है वो इन्फेंट कहलाता है, इन्फेंसी स्टेज है वो। ठीक है, तो स्टेज के अकॉर्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये समझ आ गया। उसके बाद बात करें कि 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक क्या स्टेज होती है। 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक कौन सी स्टेज होती हैं, तो वो आपको याद रखना है। इन्फेंसी के बाद कौन सी स्टेज आती है, टोडलर आती हैं। कौन सी आती हैं, टोडलर आती है। इन्फेंसी के बाद टोडलर स्टेट आती हैं। आपको याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनमें जुड़ सके और ऐसे क्वेश्चन का बेनिफिट ले सके। चलिए बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और उससे पहले अभी कुछ डाटाज है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक अपन ने बात की न्यूबॉर्न की, इन्फेंट की और टोडलर की। यदि कंडीशन आ जाए कि 3 ईयर से लेकर 6 ईयर का कोई बच्चा है, 3 साल से लेकर 6 साल तक का कोई बच्चा है तो उसको क्या कहेंगे। तो आपने पढ़ा है स्कूल एज, लेकिन ये स्कूल एज नहीं है, ये प्री स्कूलर एज है। ठीक है, कौन सी एज है, प्री स्कूलर एज, यानी अभी स्कूल में जाने लग जाता है ना। कह सकते हैं कि स्कूल एज से पहले की जो एज है वो प्री स्कूलर एज है, जो कि कितनी होती है, 3 से लेकर 6 साल तक, यानी 3 ईयर टू 6 ईयर जो बच्चा होगा वो क्या होगा, प्री स्कूलर होगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें 6 से 12 ईयर,
यानी 6 साल से 12 साल का यदि बच्चा है तो उसको स्कूलर एज कहेंगे, यानी स्कूल एज है वो इसकी, ठीक है, स्कूल एज में वो बच्चा है, ठीक है। और लास्ट है 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 ईयर्स का बच्चा है तो वो एडोलसेंट होगा, एडोलसेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन अपन ने बात की। फर्स्ट वन अपन ने न्यूबॉर्न की बात की, सेकेंड वन अपन ने इन्फेंट की बात की, थर्ड वन टोडलर, फोर्थ वन प्री स्कूलर, देन स्कूलर, देन एडोलसेंट। तो ये एज आपको याद रखनी है। इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेज पूछी जा सकती है कि टोडलर के बाद कौन सी स्टेज आती है, तो टोडलर के बाद प्री स्कूलर एज आती है, या फिर इन्फेंट के बाद कौन सी एज आती है तो टोडलर एज आती है। ये कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं एक बार सीरियल बता दूं आपको। फर्स्ट वन आती है न्यूबॉर्न या नियोनेट स्टेज, देन आती है इन्फेंसी स्टेज, देन आती है टोडलर स्टेज, देन आती है प्री स्कूलर एज, देन आती है स्कूलर एज, देन आती है एडोलसेंट एज या एडल्ट एज, ठीक है। उसके बाद आगे एडल्ट एज आ जाती है, उसके बाद ओल्ड एज आ जाती है, वो आगे है, बट आगे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहाँ तक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ तक आप याद रखें, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लाइक और शेयर जरूर करना है फ्रेंड्स, जिससे थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लोग हमें पढ़ रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस क्लासेस को देख रहे हैं। बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आपके लिए, बाकी आप पर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एमसीक्यू सेशन अभी चल रहे हैं वो क्वेश्चन सेशन आपने डिस्कस कर लिए, वो क्वेश्चन सेशन आपने पढ़ लिए। ये मान के चलिए कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और ये क्वेश्चंस उनमें कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीरियड फॉलोइंग द बर्थ ऑफ बेबी टू 7 डेज। क्वेश्चन है वो पीरियड जहां पर बर्थ के बाद से लेकर 7 दिन तक इज कॉल्ड, ठीक है, यानी बर्थ हुआ है और बर्थ से लेकर 7 दिन तक का जो पीरियड होता है वो पीरियड क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको देना है। इंट्रानेटल होगा, ऑप्शन बी है पोस्ट नेटल होगा, ऑप्शन सी है एंटेनेटल पीरियड होगा, ऑप्शन डी है पेरीनेटल होगा। आंसर आपको देना है, क्या इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पेरीनेटल पीरियड होगा 7 डेज तक, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखिए क्वेश्चन है टॉर्च टेस्ट टॉर्च टेस्ट के अंदर जो आर है वो किसको इंडिकेट करता है। जो टॉर्च इन्फेक्शन भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा ओबीजी के अंदर टॉर्च, ठीक है, TORCH, टॉर्च जो इसमें इन्फेक्शन आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर जो आर है वो किसको इंडिकेट करता है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देना है। रूबियोला को, या रूबेला को, या फिर रूमेटिक फीवर को, या फिर सभी को आंसर देना है, राइट आंसर देना है। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है, और इसके रिगार्डिंग में आपके उसका फुल फॉर्म वगैरह सब बता दूंगा। अभी आप आंसर दीजिए जी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। रूबेला बिल्कुल राइट आंसर है, जिसको जर्मन मीजल्स कहा जाता है। आपको याद होगा जर्मन मीजल्स रूबेला, ठीक है, याद रखें। बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है। अब आप देखें यहाँ पर टॉर्च का फुल फॉर्म आप याद रखें, T4 होता है टोक्सोप्लाज्मोसिस। क्या होता है? टोक्सोप्लाज्मोसिस, प्लाज्मोसिस, ठीक है, याद रखें टोक्सोप्लाज्मोसिस। देन O मीन्स होता है अदर इन्फेक्शन या अदर वायरसेस लाइक हेपेटाइटिस, आप याद रखें, ठीक है, अदर या हेपेटाइटिस आप याद रखें यहाँ पर, ठीक है, हेपेटाइटिस बी याद रखें। उसके बाद R फॉर रूबेला, अभी जस्ट मैंने बताया R फॉर रूबेला, और रूबेला है उसको क्या कहा जाता है? जर्मन मीजल्स कहा जाता है, आई थिंक आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट है सी फॉर साइटोमेगेलोवायरस, सी फॉर साइटोमेगेलोवायरस, ठीक है, क्या है? साइटोमेगेलोवायरस, मेगेलोवायरस, ठीक है, और इसको डायरेक्टली अपन CMV भी लिख सकते हैं, CMV भी लिख सकते हैं, साइटोमेगेलोवायरस। और इसके बाद टॉर्च के अंदर H बचा है, तो H4 होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, HSV, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। और ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इसके रिगार्डिंग कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है। टॉर्च के अंदर टी किसको इंडिकेट कर रहा है, आर किसको इंडिकेट कर रहा है, सी किसको इंडिकेट कर रहा है, एच किसको इंडिकेट कर रहा है, इसके रिगार्डिंग काफ़ी कंपेटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो वो आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और उसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 24 वीक पर फंडस किस लेवल पर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 24 वीक पर जो फंडस हैं वो किस लेवल पर होगा, पहले आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि कब कौन से स्टेज में होगा, कब कौन से लेवल पर होगा आपका फंडस। तो आंसर बताइए। ऑप्शन आपके सामने है नाभि से 2.5 सेंटीमीटर नीचे, ऑप्शन बी है नाभि पर, ऑप्शन सी है नाभि से 4 सेंटीमीटर ऊपर, और डी ऑप्शन है प्यूबिस से लेकर प्यूबिस से जस्ट ऊपर होता है। आंसर आपको देना है कहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर आपको देना है, 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से राइट आंसर दीजिए, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताया जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है, आई थिंक आप सबके आंसर चल रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नाभि पर यानी अम्बलिकस, जो अम्बलाइकस होता है, पार्ट होता है अम्बलाइकस, वहाँ पर होगा आपका फंडस। यानी कि जैसे जैसे बच्चा है वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे क्या होता है उसकी जो हाइट है, फंडस हाइट है, वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, और उसकी लेवल है वो वरी करता है पूरे 9 मंथ, ठीक है, पूरे 37 वीक तक वो वरी करता है, अलग अलग जगह पर वो होता है। क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे पूछे हुए हैं एग्जाम में, तो वो याद रखें। अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि 24 वीक पर फंडस हाइट होगी तो अम्बलाइकस पर होगी, ठीक है, यानी नाभि पर होगी। बाकी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, अभी मैं बता देता हूँ आपको। चलिए नीचे होता है सिम्पाइसिस प्यूबिस, ये आपको पता है, नीचे सिम्पाइसिस प्यूबिस जो कि प्यूबिक बोन के बीच का एक जॉइंट है, सिम्पाइसिस प्यूबिस। उसके बाद ऊपर होता है जिफॉइड प्रोसेस, जिफॉइड प्रोसेस यानी कि आपका जो स्टर्नम होता है उसका लोअर पार्ट आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ की ये डिस्टेंस है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, और बीच में अम्बलिकस होता है, ठीक है, यहाँ बीच में अम्बलिकस होता है, ठीक है, यानी नीचे तो सिम्पाइसिस प्यूबिस, ऊपर जिफॉइड प्रोसेस और बीच में अम्बलिकस। तो याद रखें, सबसे फर्स्ट और दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। जो सिम्पाइसिस प्यूबिस है वहाँ पर कितने वीक पर होगा, 12 वीक पर, ठीक है, सिम्पाइसिस प्यूबिस पर कितने वीक पर, 12 वीक पर, और जिफॉइड प्रोसेस है उस पर कितने वीक पर, 37 वीक पर, ठीक है, याद रखें 37 वीक पर होगा। उसके अलावा अम्बलिकस पर कितना होगा, जो पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ से, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी रिमेनिंग ऑटोमेटिकली आपको याद रहेंगे, डोंट वरी, बट ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ देखें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नए चैनल पर आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा और आप सबको पता होगा, इतनी सारे सेशंस हो चुके हैं, डेली 12 o'clock अपनी क्लास रहती है, तो बिल्कुल वो कन्फर्म है। चलिए बात कर रहे हैं अपन सिम्पाइसिस प्यूबिस पर कितना होगा, 12 वीक पर होगा, और जिफॉइड प्रोसेस पर कितना होगा, 36 वीक पर होगा। अम्बलिकस पर कितना होगा, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं 22 से लेकर 24 वीक तक यहाँ पर हो सकता है, यानी अम्बलिकस पर। और क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, 24 वीक पर कहाँ पर होगा, तो 24 वीक पर कहाँ पर आपका आंसर है, अम्बलिकस पर यानी नाभि पर होगा, 22 से लेकर 24 वीक पर होगा, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट तो आपको याद रखना है, 3 डाटाज आपको याद रखने हैं। उसके बाद अदर जो डाटाज है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट डाटा आपको याद रखना है, वो कैसे याद रखना है देखिए मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन पूछा है कि 16 वीक पर कहाँ पर होगा, क्वेश्चन पूछा है कि 16 वीक पर कहाँ होगा, तो 16 वीक पर आपका मिडवे होगा। मिडवे कहाँ पर, अम्बलिकस और सिम्पाइसिस प्यूबिस के मिडवे पर होगा आपका फंडस, ठीक है, अम्बलिकस और सिम्पाइसिस प्यूबिस के मिडवे होगा 16 वीक पर। याद रखिए इस क्वेश्चन का भी, इसका भी जवाब आपको याद होना चाहिए कि अम्बलिकस और सिम्पाइसिस प्यूबिस के बीच में फंडल हाइट है तो कितने वीक की प्रेगनेंसी हो सकती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है, हर तरीके से आपको क्वेश्चंस याद रखना है। उसके बाद अपन को याद रखना है कि ऐसी कौन सी स्टेज है, ऐसी कौन से वीक पर फंडल हाइट सेम होती है, यानी कि एक तो 32 वीक पर, एक तो 32 वीक पर और एक 40 वीक पर, दोनों ही कंडीशन में फंडल हाइट बिल्कुल सेम होती है। और कितनी होती है, अपन सिम्पाइसिस प्यूबिस से बिलो 1/3 यानी सिम्पाइसिस प्यूबिस के 1/3 बिलो अपन देखते हैं तो 32 वीक्स पर भी वहीं रहती हैं और 40 वीक्स पर भी वहीं रहती हैं,
ठीक है। और ये 4-5 डाटा हैं, आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठे, उसमें नोट भी जरूर कर ले इन की पॉइंट्स को। ये क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है IUGR गर्भकाल में किस से संबंधित है, जो ऑप्शन दिए हैं इसका फुल फॉर्म एटलीस्ट आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आप बता दीजिएगा। सबको पता होगा आई थिंक इसका आंसर। ऑप्शन में रिपीट करता हूँ, आंसर बताना है। ऑप्शन ए है इंट्रा यूटेराइन जेनाइटल रिप्रेशन। ऑप्शन बी है इंट्रा यूटेराइन ग्रो रूबेला। ऑप्शन सी है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ऑप्शन डी है इंट्रा यूटेराइन जर्म रिप्रेजेंटेशन। क्या इसका राइट आंसर होगा? आई थिंक आपको आंसर पता चल गया होगा। आंसर लगा दीजिए फटाफट से, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। चलिए, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन आपको याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। काफी बार ये पूछा हुआ है, IUGR का फुल फॉर्म तो याद रखें। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अलग है। एक्सेप्शन एटलीस्ट आपसे पूछा है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा अलग है, वो आपसे पूछा है। तो आंसर बताइए क्या है। ऑप्शन आपके सामने है ऑब्लिक्वी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल और ब्रीच। आंसर बताना है ऑब्लिक्वी, ट्रांसवर्स, ब्रीच और लॉन्गिट्यूडिनल। दिन में चारों में से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग है। जो अलग है एक्सेप्शन है उसको हटाना है। फटाफट से हटाइए, आंसर आपको बताया जाएगा। जल्दी से हटाइए फटाफट से, क्या इसका राइट आंसर होगा। जी, इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रीच। ब्रीच बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? ऑब्लिक्वी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल आप सबको पता है लाई है। ये तीनों क्या है? लाई है। बट जो ब्रीच है वो क्या है? प्रेजेंटेशन है। ये क्या है? प्रेजेंटेशन है। तो आप सबको पता चल गया, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, लाई क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, अपन आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट याद रखें इनमें से ये डिफरेंस है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जल्दी से अपने आंसर देने होते हैं आपको। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला में बच्चे का लाई पता करने के लिए कौन सी ग्रिप ज़्यादा सहायक है। नीचे जो फॉलोइंग आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें ग्रिप आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ग्रिप आपने फंडल ग्रिप वगैरह पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आपके लिए उसके लिए सेपरेट सेशन आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, वेट कीजिएगा। अभी इसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसके रिगार्डिंग शायद हमने लास्ट अपडेट के अंदर जो लास्ट सेशन हमारा था 7 सेशन, उनके अंदर भी अपन ने ग्रिप के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था, लाई के बारे में डिस्कशन किया था, एटीट्यूड के बारे में डिस्कशन किया था। नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है 7 सेशन और रिमेनिंग सेशन, उन सबको विजिट करें, आपको काफ़ी हेल्प रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ वो 7वां सेशन जिन्होंने देखा है उसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर होगा। जल्दी से आंसर देना है। लाई को पता करने के लिए, यानी लाई को फाइंड आउट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी ग्रिप है जो कि मोस्टली यूज होती है, कौन सी ग्रिप का सहायता अपन लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है पाउलिक ग्रिप, ऑप्शन बी है फंडल ग्रिप, ऑप्शन सी है लेटरल ग्रिप, ऑप्शन डी है पेल्विक ग्रिप। जल्दी से आंसर बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से आपको अपना आंसर देना है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। चलिए, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो होता है लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप जिसको अम्बिलिकल ग्रिप की कहते हैं, ठीक है, अम्बिलिकल ग्रिप भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना है ये सारी ग्रिप आपको। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं क्या होता है। सबसे फर्स्ट वन, आपका माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर आप लाई यहीं पर बता दीजिए, वहाँ तो बता दिया, अच्छी बात है। यहाँ पर भी आप बताइए कि लाई समझाओ हमें, लाई क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है। तो लाई आपको समझना है, तो ध्यान से सुनिए। रिलेशनशिप बिटवीन दी मैटरनल लॉन्ग एक्सिस एंड फीटल लॉन्ग एक्सिस, समझ आया होगा। देखिए रिलेशनशिप है, किस किस के बीच में रिलेशनशिप है। एक तो मैटरनल के लॉन्ग एक्सिस का, जो मैटरनल है यानी मदर की जो लॉन्ग एक्सिस है, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस है, और वहीं पर जो फीटस है उसकी लॉन्ग एक्सिस का, यानी कि मदर के लॉन्ग एक्सिस और फीटल के लॉन्ग एक्सिस के बीच का जो रिलेशनशिप है वही आपका लाई होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यानी रिलेशनशिप किस किस के बीच में, मदर के साथ फीटस के लॉन्ग एक्सिस का रिलेशनशिप, दैट नोन एज अ लाई।
और यहीं पर अपन एटीट्यूड की बात करें तो फीटस के खुद के साथ रिलेशनशिप, फीटस के खुद के साथ रिलेशनशिप को एटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीट्यूड। यदि मदर के लॉन्ग एक्सिस का फीटस के लॉन्ग एक्सिस से रिलेशनशिप है तो वो लाई होगा, बट यदि फीटस का खुद के साथ रिलेशनशिप है, लाइक उसके ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज का रिलेशनशिप हो सकता है, ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज का रिलेशनशिप हो सकता है, दैट इज नोन एज एटीट्यूड। ठीक है, याद रखें। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग, जो ग्रिप बता रहा था मैं, तो ग्रिप में आपको याद रखना है, फर्स्ट ग्रिप होती है इसके अंदर फंडल ग्रिप, और फंडल ग्रिप के अंदर मोस्टली जो फीटल पोल हैं उसको आइडेंटिफाई के लिए यूज की जाती है, मोस्टली पोल को, फीटल पोल को आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट बात करें तो लेटरल ग्रिप या अम्बिलिकल ग्रिप, इसको यूज करते हैं अपन फीटल लाई के लिए, फीटल लाई को देखने के लिए, फीटल लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें तो पाउलिक या फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप या पाउलिक ग्रिप, इसके अंदर करते हैं अपन प्रेजेंटिंग पार्ट और इंगेजमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, प्रेजेंटिंग पार्ट और इंगेजमेंट को देखने के लिए। और जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ जो ग्रिप है वो होती है पेल्विक ग्रिप सेकंड, और पेल्विक ग्रिप सेकंड के अंदर भी एंगेजमेंट को असिस्ट किया जाता है। ठीक है, किस किस को? एंगेजमेंट को, एटीट्यूड को और साथ ही फीटल हेड को। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा है कि फीटल हेड को असिस्ट करने के लिए कौन सी ग्रिप यूज की जाती है, तो आपको याद रखना है पेल्विक सेकंड ग्रिप आपको यूज करनी होती है। ठीक है, और आपको फीटल लाई देखनी है तो लेटरल और अम्बिलिकस ग्रिप आप यूज करेंगे, और पोल देखना है तो फंडल ग्रिप आप यूज करेंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन एमसीक्यूज का बेनिफिट ले सके। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको देना है, निम्न में से कौन सा फर्स्ट स्टेज लेबर में शामिल नहीं है? एक्सेप्शन देख लीजिएगा, नहीं है आपको निकालना है, फटाफट से निकाल दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, लेबर पेन, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, डायलेशन ऑफ ऑस और इफेसमेंट। क्या इसका राइट आंसर है? आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है? क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर कौन सा इवेंट नहीं होता है, आपको आंसर देना है। और लेबर के रिगार्डिंग भी लास्ट अपडेट के अंदर 7 सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया था, और लेबर के बारे में वहां पर मैंने ब्रीफली सारा कुछ बता दिया है, तो वहां पर आप विजिट कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप अपना आंसर बता दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर है, कौन सा इवेंट है जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर नहीं होता है। जल्दी जल्दी आंसर किए, समझने की कोशिश करें। और जिसने लास्ट क्लास देखी है उनका बिल्कुल सही आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है, एक्सपल्सन ऑफ फीटस। ठीक है, क्योंकि ये इवेंट है सेकंड स्टेज का, फर्स्ट स्टेज का नहीं है। ये कौन से स्टेज का है? सेकंड स्टेज का है, तो ये बिल्कुल अलग है और ये इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, लेबर पेन हो सकता है, डायलेशन हो सकता है, रिफ्रेशमेंट हो सकता है। जो एक्सपल्सन ऑफ फीटस है वो सेकंड स्टेज में होता है, तो बिल्कुल ये इसका पार्ट नहीं है, इसीलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है, इमरजेंसी लेबर रूम के अंदर जो CTG यानी कार्डियोटोकोग्राफी जो मशीन होती है उसका यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है या किसके लिए उसको यूज़ किया जाता है, वो आपसे पूछा है। इमरजेंसी लेबर रूम में आप गए होंगे एट द टाइम जब आपने इंटर्नशिप की होगी, या काफ़ी सारे कैंडिडेट अभी भी जॉब कर रहे होंगे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने तब आपने जो ड्यूटी की है तो इमरजेंसी रूम में आप गए होंगे, लेबर रूम में आप गए होंगे, तो वहाँ पर एक CTG करके कुछ मशीन है, कार्डियोटोकोग्राफी जो मशीन है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है, फटाफट से बताइए कहाँ पर उसका यूज किया जाता है। ऑप्शन में आपको रिपीट करता हूँ, याद रखें। चलिए, ऑप्शन फर्स्ट है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और फीटल लेंथ को पता करने के लिए। ऑप्शन बी है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और फीटल वेलबिंग को पता करने के लिए। ऑप्शन सी है यूटेराइन मेम्ब्रेन रप्चर का पता लगाने के लिए। ऑप्शन डी है फीटल लाई और प्रेजेंटेशन को पता लगाने के लिए CTG का यूज किया जाता है। फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर होगा? जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है।
कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए और फीटल वेलबींग का पता लगाने के लिए CTG का यूज किया जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। आई थिंक आपको आ जाएगा क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, लिक्वार एमनी किसका अन्य नाम है? अदर नेम ऑफ लिक्वार एमनी, लिक्वार यमनी का अदर नेम क्या है, या फिर ये किसका अदर नेम है? ऑप्शन आपके सामने है, एमनियोन, ठीक है, कोरियोन, एमनियोटिक फ्लूइड और नन ऑफ दी अबव। क्या इसका राइट आंसर है? आपको आंसर देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपको देना है जी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। एमनियोटिक फ्लूइड को ही लिक्वार एमनी कहते हैं। और एमनियोन और कोरियोन दो मेम्ब्रेन आपने पढ़ी होगी, ठीक है। एमनियोन और कोरियोन दो मेम्ब्रेन आपने पढ़ी होगी। कोरियोन जो कि एक्सटर्नल होती है, एमनियोन जो कि इंटरनल होती है। बाकी एमनियोटिक फ्लूइड में अपन डिस्कस करेंगे, वेट कीजिए। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। क्वेश्चन है, जेस्टेशनल एज का पता लगाया जाता है। नीचे फॉलोइंग जो ऑप्शन आपको दिए हैं उनके अकॉर्डिंग आप आंसर बताइए, क्या इसका राइट आंसर है कि जेस्टेशनल एज का किसके थ्रू पता लग सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है फंडल हाइट से लगेगा, ऑप्शन बी ओवुलेशन से लगेगा, ऑप्शन सी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लगेगा, ऑप्शन डी है इंटरकोर्स डेट से लगेगा। चलिए बताइए कैसे लगेगा जेस्टेशनल एज का। जेस्टेशनल एज का आपको पता है क्या कहना चाह रहा हूँ? जेस्टेशनल एज यानी कि आपकी प्रेगनेंसी एज से रिगार्डिंग है, प्रेग्नेंट स्टेट के रिगार्डिंग है, तो उसका पता कैसे लगाएंगे? और लास्ट क्लासेस जिन्होंने देखी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर उसका होगा, क्योंकि इसके बारे में अपन डिस्कस किए हैं लास्ट क्लास में। नहीं देखे जरूर डिस्कस किए, ये स्पेशल क्लासेस केवल आपके लिए अरेंज की हुई है, केवल आपके लिए। जहां पर भी इसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, जहां पर भी आप शेयर करना चाहें शेयर कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। और अगर और ज़्यादा आपको स्पेशली चाहिए, पूरा थ्योरेटिकली आपको अवेलेबल होना है, या पूरा थ्योरेटिकली आपको पढ़ना है, पूरा डीपली सारा डिटेल्स आपको पढ़ना है, तो अभी चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 89 रुपीज़ में आपको ज्वाइन करना है। आपको सारा ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा, बिल्कुल आपको पूरा मैटर अवेलेबल करवाया जाएगा जो भी इसका होना चाहिए, बिल्कुल ट्रिक के साथ, बिल्कुल ईजिली, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ज्वाइन बटन आपके सामने शो हो जाएगा, जहां पर आप मेन चैनल पर जाएंगे, या अभी भी आप नीचे देखेंगे तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन होता है वहीं पर ज्वाइन बटन लिखा होगा, ज्वाइन बटन बना होगा ब्लू कलर को, उसको ज्वाइन करेंगे। मात्र 89 रुपीज़ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप फ्री में पढ़े या उसमें पढ़े। फ्री में आपको MCQ सेशन चल रहे हैं, आप सबको पता है, और डिटेल्ड जो स्टडी आपको करनी है तो 89 रुपीज़ है, मात्र 89। अब 89 तो आप ऐसे ही रिचार्ज, 89 का तो रिचार्ज भी नहीं होता है, आप सबको पता है। 89 का तो आपका रिचार्ज भी नहीं होता है, ठीक है। बस आपसे केवल आपसे इतना ही मांगा है, 89 रुपीज़ में आपको ज्वाइन करना है। बाकी आपकी मर्जी, आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। बिल्कुल लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से आप जेस्टेशनल एज पता कर सकते हैं। जैसा कि आपने लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था EDD चेक करने के लिए, यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। यानी कोई लेडी आई है, अभी ANC के लिए आई है, और उसको एक डेट दी जाती है कि इस डेट को मे भी आपकी डिलीवरी और लेबर प्रोसेस हो सकती है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया लास्ट क्लास में, यहाँ पर भी बताता हूँ। नहीं देखा तो वहाँ पर भी पढ़े उसको, बिल्कुल सारा कुछ वहाँ पर मैंने बताया, कैलकुलेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ, ठीक है, प्लस 9 मंथ, आपको याद रखना है 9 मंथ। यानी इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि EDD को, यानी जेस्टेशनल एज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर आप 7 डे प्लस करेंगे, साथ में 9 मंथ प्लस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या रहने वाली, कब तक डिलीवरी और लेबर प्रोसेस होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बाकी ये डेट है, वरी करती है, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि जिस डेट को ये डेट आएगी आपकी, उसी डेट आपको लेबर प्रोसेस हो जाएगी। मे बी ये हो सकता है, चांसेस हैं, बट वो डिपेंड करता है किस तरीके से आगे होता है, ठीक है। तो EDD फाइंड आउट कर सकते हैं, और जेस्टेशनल एज आप लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सही नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आपने सुना होगा, जो यूट्रस है एट द लेबर या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, उसमें भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसके रिगार्डिंग क्या सही है, कौन सा सही नहीं है, ऐसा पूछा है, सॉरी, कौन सा सही नहीं है वो आपसे पूछा है। ऑप्शन है इनवॉलेंट्री, ऑप्शन बी पेनलेस, ऑप्शन
सी रेगुलर, ऑप्शन डी ऑल। फटाफट से आंसर बताइए क्या इसका राइट आंसर है। इनवॉल्यूंटरी हो सकता है, पेन होलेस हो सकता है, रेगुलर हो सकता है और ऑल ऑफ हो सकता है। क्या इसका राइट आंसर है? आंसर आपको देना है। राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा। अभी कंफ्यूजन होगा क्योंकि सारे ऑप्शन हैं, लगभग लगभग एक ऑप्शन आपको सही दिख रहा होगा, एक ऑप्शन केवल आपको सही दिख रहा होगा कि इनवॉल्यूंटरी होता है। ठीक, दैट इज राइट आंसर। बट ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं है, क्वेश्चन पूछा है कि नहीं है तो उसका आंसर आपको देना है। यहाँ पर ये तो है, यदि है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर तो ये होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका आंसर ये होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि नहीं है तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देना है। फटाफट से आंसर दीजिए, उसके बाद राइट आंसर मैं दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर। चलिए आंसर बताइए जी। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, रेगुलर। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि ये तो होता है, इनवॉलेंट्री होता है, करेक्ट है। बाकी वॉलेंट्री भी आप करवा सकते हैं, आप उसके लिए भी आर्टिफिशियली उसको क्या किया जाता है, ऑक्सीटोसिन दी जाती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है जिससे हो सकता है। बट इनवॉलेंट्री नॉर्मली होता है, आप सबको पता है। पेन होता है बट कुछ कंडीशन में पेन भी नहीं हो सकता, पेन लेस भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो ये दोनों होता है, फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ऑल बोला है तो ये तो होगा ही नहीं। तो ये रेगुलर है, रेगुलर हो ऐसा संभव नहीं है, तो इरेगुलर ये होता है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाता है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाइक अभी बात कर रहे थे ऑक्सीटोसिन की, वही क्वेश्चन है। अर्ध जीवन काल ऑक्सीटोसिन का, यानी हाफ लाइफ साइकिल पूछी है आपसे, ऑक्सीटोसिन की हाफ लाइफ साइकिल पूछी है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन है 1/2 से लेकर 1 हावर, यानी आधे घंटे से लेकर 1 घंटा। ऑप्शन बी है 20 to 25 मिनट्स। ऑप्शन सी है 3 to 4 मिनट्स। ऑप्शन डी है 8 to 10 मिनट्स। क्या इसका राइट आंसर है? आपको राइट आंसर इसका बताना है, क्या आंसर इसका हो सकता है, मे बी आंसर आपको देना है। चलिए इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखें ऑक्सीटोसिन का हाफ लाइफ साइकिल 3 से 5 मिनट वरी करता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है 3 से 4 मिनट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन यदि आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं क्वेश्चंस को तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट होगा और राइट होना चाहिए यदि आप देख रहे हैं तो, क्योंकि इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। और वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि टॉर्च का जो फुल फॉर्म होता है उसके अंदर टॉर्च जो टेस्ट होता है, इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर जो सी है वो क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोमेगलोवायरस होता है, कोलेरा हो सकता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव हो सकता है, सभी हो सकते हैं। आंसर आपको देना है, राइट आंसर आपको देना है। फटाफट से वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर भी आप पॉसिबली है, जहाँ भी आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। और यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, डीपली स्टडी करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग और कॉलेजेस के भी एग्जाम होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग, तो अभी जाइए चैनल पर और ज्वाइन बटन आप क्लिक कीजिएगा, ब्लू कलर का ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, उसको ज्वाइन कीजिए मात्र 89 रुपीज़ में। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए फटाफट से। C4 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, साइटोमेगलोवायरस, यानी C4 साइटोमेगलोवायरस। पढ़ा है अपन ने, T4 टोक्सोप्लाज्मोसिस, O फॉर अदर, R फॉर रूबियोला और C फॉर साइटोमेगलोवायरस और H फॉर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ये अभी अपन ने रिसेंटली थोड़ी देर पहले पढ़ा है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में फंडस की स्थिति कैसी होगी। अभी जस्ट पहले इसके बारे में अपन डिस्कस किए लास्ट। आंसर बताइए उसके बारे में, इसका राइट आंसर आपको बताना है, उसके बाद इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर होगा, 18 वीक पर। चलिए 18 वीक्स पर आई थिंक सबको पता होगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, पूरा ब्रीफली पूरा डिटेल्ड बताया आपको मैंने। जल्दी से इसका आंसर देना है जी। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, अम्बलिकस और प्यूबिस के बीच में होगा। जस्ट मैंने याद कीजिएगा, जस्ट मैंने अभी बताया था, यहाँ पर अम्बलिकस बताया था, यहाँ पर सिम्पाइसिस प्यूबिस बताया था, यहाँ पर जिफोइड प्रोसेस बताया था। कहा था कि यहाँ पर 12 वीक पर होगा, कहा था यहाँ पर 22 से 24 वीक पर होगा, और आपसे कहा गया है 18 का, तो इसके बीच में ही होगा 18 वीक पर। तो आपको याद रखना है अम्बलिकस और सिम्पाइसिस प्यूबिस या प्यूबिक जो जॉइंट है उसके बीच में होगा, और ऑप्शन आपके सामने यही है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आज के सेशन का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है।
आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। उसके बाद इस सेशन को यहीं पर अपन फिनिश करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिल जाए। चूँकि आप सबको पता है डेली आपकी 12 o'clock लाइव क्लासेस होती है, लाइव स्पेशल क्लासेस अपन डिस्कस कर रहे हैं और आज अपन 8वां सेशन डिस्कस किए थे, कल अपन डिस्कस करेंगे 9th सेशन। तो जुड़े रहना है हमारे साथ, लाइक और शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है IUD का मतलब क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। ऑप्शन है इंट्रा यूटेराइन डिजीज, ऑप्शन बी है इंट्रा यूटेराइन डेथ, ऑप्शन सी है इंट्रा यूटेराइन डिसऑर्डर, ऑप्शन डी है इंट्रा यूटेराइन डिसेंट। क्या इसका राइट आंसर होगा? आंसर दीजिएगा फटाफट से। और आप चाहते हैं डिटेल्ड स्टडी, आप कॉलेज स्टडी कर रहे हैं या फिर कंपेटिटिव स्टडी कर रहे हैं और डिटेल स्टडी चाहते हैं तो अभी जाइए चैनल पर, ज्वाइन बटन आपको दिखेगा ब्लूज कलर में, वहाँ से ज्वाइन हो और मात्र 89 रुपीज़ में आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि बहुत कम प्राइस है आपके लिए। केवल 89 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा डिटेल्ड स्टडी, जो भी अवेलेबल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके रिगार्डिंग आपको पूरा ट्रिक के साथ बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, इंट्रा यूटेराइन डेथ। इंट्रा यूटेराइन डेथ इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन था और आज के क्वेश्चन को अपन सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे 9th सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे, चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही आपको नोट्स PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। डोंट वरी, जीवन एजुकेशन आपके लिए हरदम तैयार है। तो आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।